वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए भाई, आज हमारा ये फास्ट रिवीजन का 5th वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्योंकि आप सबको पता है कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर लेखपाल भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का जो क्राइटेरिया काफ़ी अच्छे से आपको पता होना चाहिए और उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज ये जो वीडियो है हिंदी का ग्रामर स्पेशल है, तो इसमें आपको करना क्या है, हर एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझकर फिर उसका आंसर करना है। और अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपने देख लिया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो आप लगभग उन प्रश्नों को समझ लेंगे कि कैसे प्रश्न जो है इन टॉपिक से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। प्रश्न कम है इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो लेंदी होगा। क्यों होगा लेंदी? सिंपल सी बात है, ग्रामर है, ग्रामर को समझाने में समय लगता है और समझने में भी समय लगता है। तो थोड़ा समय लेकर इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन हर एक प्रश्न आज आपको हम याद कराकर जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या है कि व्युत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है संज्ञा यानी नाउन का उदाहरण है। ठीक है, तो हम आपको एक बात बता दें, जितने भी शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं नाउन ही होते हैं। बात समझ में आ रही है? जितने भी शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं नाउन ही होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। तो भाई जितने भी शब्द होंगे वो क्या होंगे? नाउन ही होंगे। तो भाई रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये सब शब्द ही होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा को 3 भागों में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, ऑप्शन इसका जो होगा डी सही, यानी ये सभी। तो फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, जिसको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में बांटा जाता है। और हमने आपको एक बात बताई कि जितने भी शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरठ लिख देते हैं, बात समझ में आ रही है, आपने क्या लिख दिया? मेरठ लिख दिया। मेरठ एक शब्द है, ये किसी स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, आपने रमेश लिख दिया। ठीक है, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, लेकिन ये एक शब्द भी तो है ना। तो इस तरह से कोई भी अगर शब्द होगा वो कहीं ना कहीं संज्ञा ही होगा। तो यही बोला जा रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा यानी नाउन कितने प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है 3 प्रकार की, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और यही शब्द भी होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो विकल्प होगा ये सभी, यानी जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये चीज आपको याद रखना है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, जो दूसरा प्रश्न है वही आपको हम समझाएंगे कैसे आप लोग गलत करके आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा होगा कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो भाई यहां पर ऑप्शन में 3 भी लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है आपका 5 भी। तो बहुत सारे लोग क्या है 5 ही लगा के आएंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है 5 ही है। क्योंकि अर्थ की दृष्टि से जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की ही होती है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो वहां पर आपको 5 नहीं चॉइस करना है, वहां पर आपको 3 ही चॉइस करना होगा। लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से पूछ लिया जाए कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इसमें से नीचे आपको उसका एग्जाम्पल दिख जाएगा। पहली जो है वो आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी आपकी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, तीसरी आपकी है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, चौथी आपकी क्या है? समूहवाचक संज्ञा, और आपकी 5वीं जो है वो भाववाचक संज्ञा है। और ये अर्थ के अनुसार संज्ञा को बांटा गया है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हुए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का उदाहरण कितना होता है? 3, और आपका अर्थ के अनुसार कितना होता है? आपका एग्जाम्पल 5, यानी 5 प्रकार की होती हैं अर्थ के अनुसार, और व्युत्पत्ति के आधार पर होती हैं 3 प्रकार की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए इस वीडियो में हम, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। ग्रामर के कई क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप कर ले जाओगे एग्जाम में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए जाति क्या क्या होती है? जाति जिसमें मतलब एक ही समूह के सभी लोग आ जाएं।
एक ही समूह के जब सभी लोग आ जाते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं इंसान, तो इंसान एक तरह की जाति हो गई है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेशली जाति की बात है, जो सामाजिक जातियां वो नहीं, जो नेचुरली जातियां। अगर हम इंसान की बात करेंगे तो इंसान में सभी प्रकार की जातियां, वहां गोरा काला नहीं होगा, वहां पर सभी इंसान आ जाएंगे, ठीक है। तो जब जाति की बात आती है तो वहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं की जाती है, पूरे समूह की बात करी जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा का अगर उदाहरण हम बात करें तो यहां पर जो नदी है वो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगी। क्यों? नदी जो है वो सभी जितनी प्रकार की नदियां हैं उनकी जाति बता रही है। लेकिन अगर गंगा की बात करें, देखिए ऑप्शंस में गंगा भी है, तो गंगा जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गंगा एक पार्टिकुलर नदी का नाम है। तो जब किसी एक पार्टिकुलर नदी का नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, ना कि जाति में। बात समझ में आ रही है? तो जाति में कब आएगा? जब सभी की बात करी। तो अगर नदी की बात की गई है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, गंगा की बात की जाएगी तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। सेना की अगर हम बात करें, जहां झुंड की बात करी जाती है, ठीक है, जैसे अंगूर के गुच्छे हो, सेना हो, ठीक है, तो अगर ऐसे कोई वर्ड लिखे होंगे तो वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। भाई समूह में होते हैं ना ये लोग। और अगर हम सुंदरता की बात करें तो सुंदरता किस तरह का भाव है, भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। थोड़ा सी दिमाग लगाकर आप आंसर करेंगे तो आप आराम से हिंदी में पूरे नंबर लेकर आएंगे और हिंदी पासिंग मार्क्स लेकर आएगी आपकी, आपको सिलेक्ट कराएगी। ये चीज आपको याद रखकर चलना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मौसम को देख घबराहट होती है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द का जो है पहचान करना है आपको। मौसम को देख जो है घबराहट होती है, तो भाई घबराहट क्या है, एक भाव है। घबराहट क्या है, एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द जो है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 यानी आपकी घबराहट, ठीक है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं आपके, करना पड़ेगा। बस करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपको अंदाजा लगना बहुत जरूरी है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, और अगर आपको अंदाजा लग गया तो भाई आप बहुत अच्छे से एग्जाम कर भी आओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमेश ने उस लड़के को बीच बाजार मारा, वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द की पहचान करें। तो भाई देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी मैं आपको ऊपर समझा कर आया हूं। अगर अब भी आप इस क्वेश्चन को ना समझ पाए तो थोड़ा सी आप दिमाग कम लगा रहे हैं। आराम से देंगे, क्या बोले, रमेश ने उस लड़के को बीच बाजार मारा, वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द की पहचान करें। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, जब जाति की बात करेंगे तो देखिए लड़के क्या है, एक जाति है। किसी एक स्पेशल लड़के का नाम तो लिया नहीं गया। लेकिन अगर रमेश की बात करें तो रमेश एक व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति है ये रमेश। लेकिन लड़का क्या है, एक जाति है। तो यार कि रमेश ने उस लड़के को बीच बाजार मारा, तो बोल कर रहा है कि वाक्य में जातिवाचक शब्द की जो है आपको पहचान करनी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी यानी लड़के, ठीक है। तो जरा जरा सी बात को ध्यान रख के चलेंगे तो ही एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए हम आपको बता दें कि डिबिया, घबराहट और महिमा ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, बट बचपन जो है वो क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। देखिए लिंग पहचान बहुत आता है पेपर में, मैंने इसकी एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करी है, जैसे कि आप उनमें बहुत आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा लिंग है। काफ़ी लंबा और लेंदी टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है ये फास्ट रिवीजन है, तो आपको हम बस क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ एग्जाम में पता चल जाएगी कैसे कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्योंकि हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग माने गए हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें तो वहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी माना जाता है। लेकिन यहां पर सिर्फ बात की गई है हिंदी, तो हिंदी में लिंगों की जो संख्या है वो क्या है, सिर्फ 2 है,
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा को कहते हैं इंग्लिश में मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है मेरठ। तो देखिए ये स्थान का नाम है, तो जब किसी स्थान का नाम आ जाता है स्पेशली तो वो व्यक्ति में चला जाता है, चला जाएगा ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। टी सेट, तो देखिए हमने एक चीज और बताया था समूहवाचक। भाई जो टी सेट होगा, भाई कप की जो कप अकेला तो होगा नहीं कि सेट में है तो 6 7 8 जो 12 जो भी हो, तो वो झुंड में आ गया, तो वो समूहवाचक में चला गया। पर्वत, ये किस में चला गया? ये आपका जाति में चला गया, क्योंकि पर्वत बता रहा है जाति को। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर हिमालय होता तो क्या हो जाता? व्यक्ति में चला जाता, लेकिन पर्वत, भाई सभी पर्वत की बात करी जा रही है तो ये जाति में चला गया। अब बात आ रही है मटेरियल, यानी आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर तो ऊन क्या है? एक मटेरियल है। ठीक है, तो यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वह है ऊन। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए हम आपको समझाते चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन जरूर कम है आज इस वीडियो में, लेकिन ये टाइम टेकन होंगे क्योंकि ग्रामर टाइम लेती है समझाने में भी और आपको समझने में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है? भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है? तो भाई बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे होंगे, पानी, जो कि गलत है क्योंकि पानी एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, फिर आप इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा क्योंकि पुल्लिंग शब्द है पानी, लेकिन तिथि जो है, याद रखिए जितनी भी तिथियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो वो हमेशा क्या होगी? स्त्रीलिंग शब्द में होगी। ये चीज आपको याद रख के चलना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लिंग की दृष्टि से वह एक विद्वान लेखिका है, वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है? किसकी दृष्टि से? पहले देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। लिंग की दृष्टि से अगर हम लिंग के अनुसार इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या एक शब्द है जो कि गलत है? ठीक है, वह एक विद्वान लेखिका है। लेखिका के लिए कभी भी विद्वान का शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखना। यही लिंग की दृष्टि से गलत है, क्योंकि लिंग की दृष्टि से वह एक विद्वान लेखिका है, जो कि विद्वान शब्द जो है वो गलत है, क्योंकि ये हमेशा पुल्लिंग शब्द में यूज होता है। वह एक विद्वान इंसान है या पुरुष है। लेकिन अगर लेखिका की बात की गई है, यानी किसी स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाती है, तो वहां विद्वान नहीं विदुषी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई लिंग की दृष्टि से अशुद्ध शब्द जो है वो क्या है? विद्वान। बात समझ में आ गई ना कि अगर स्त्रीलिंग शब्द की बात की जा रही है तो वहां पर विदुषी आ जाएगी विद्वान की जगह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? भाई बताइए, हिंदी में फिर हम आपसे बोल रहे हैं, हिंदी में पूछा जा रहा है, संस्कृत में नहीं पूछा जा रहा है। कल एक क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन था लोगों को, जो कि वो संस्कृत और हिंदी में कंफ्यूज थे, इसलिए मैं आज थोड़ा सा ध्यान रखना हूं कि आपको हिंदी और संस्कृत में जो डिफरेंट है वो भी बताते चलूं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई देखिए, हिंदी में जो वचन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर यहाँ पर संस्कृत की बात करते तो एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन। लेकिन यहाँ पर हिंदी की बात की गई है तो हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उसके द्वारा कागज पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वह उचित नहीं है, वाक्य में बहुवचन शब्द चुनिए। क्या बोल रहे हैं कि उसके द्वारा कागज पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वह उचित नहीं है, वाक्य में बहुवचन शब्द को आपको चुनना है। तो देखिए एक बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर हस्ताक्षर लिखा हुआ है तो वो हमेशा बहुवचन होगा। याद रखिएगा, हस्ताक्षर का जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उसके पास अनेकों गाड़ियां हैं, यह वाक्य किसकी दृष्टि से अनुचित है? भाई बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उसके पास अनेकों गाड़ियां हैं, यह वाक्य किसकी दृष्टि से अनुचित है? भाई बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे लिखा क्या है कि किसकी दृष्टि से ये अनुचित है। तो भाई ढूंढने में थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। तो देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए लिखा है उसके पास अनेकों,
अनेको इस नंबर, तो वचन के दृष्टि से क्या है, ये गलत है। याद रखिएगा, कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं होता है। उसके पास अनेक गाड़ियां हैं, अनेक का मतलब ही होता है बहुत अधिक। अनेकों कोई वर्ड होता ही नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा गलत वर्ड यूज करते हैं। अनेकों, अनेकों वचन की दृष्टि से गलत है, क्योंकि उसके पास अनेक गाड़ियां होंगी, ना कि अनेकों। बात समझ में आ रही है? तो ये जो वाक्य है, ये किसकी दृष्टि से गलत है? वचन की दृष्टि से। बात समझ में आ गई ना? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? काफी अच्छा क्वेश्चन। हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो भाई देखिए, हिंदी में कारकों की कुल 8 संख्या मानी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कर्ता कारक के लिए निम्नलिखित में से कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता कारक के लिए कारक चिन्ह जो है क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कर्ता ने, कर्ता ने। तो भाई कर्ता के लिए जो कारक चिन्ह क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई बार भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिड़िया घोंसले में बैठी है, वाक्य में जो है कारक की पहचान करें। चिड़िया घोंसले में बैठी है, वाक्य में जो है कारक की पहचान करें। तो देखिए, अगर में आ जाए, ठीक है, दूसरा या पर आ जाए, ठीक है, में आ जाए या फिर पर आ जाए, तो हमेशा कारक जो होगा वो कौन सा होगा? अधिकरण। जब बेस आ जाता है ना किसी चीज पर बैठने का, तो वो अधिकरण कारक होता है। जैसे कि बाबा जो है चारपाई पर बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। चिड़िया घोंसले में बैठी है, तो वो भी किसी बेस पर बैठी है, तो वो क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गंगा हिमालय से निकल भारतीय प्रदेशों में बहती है, वाक्य में कारक एवं संज्ञा की पहचान करें। तो देखिए, कितने वाक्य में गंगा हिमालय से, तो इसमें आपको क्या करना है? कारक की पहचान करनी है और संज्ञा की पहचान करनी है। बस इस छोटे से वाक्य में गंगा हिमालय से में आपको चयन किसका करना है? कारक और संज्ञा का जो है चयन करना है। आपके अनुसार ऑप्शन कौन सा सही होगा? समय ले सकते हैं आप लोग, फिर इसको जो है कर करके बताइए। तो देखिए भाई, पहले संज्ञा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? संज्ञा। तो भाई देखिए, लिखा है गंगा, तो क्या वो व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या फिर से व्यक्तिवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है? तो देखिए, गंगा मैंने भी आपको ऊपर भी बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लेंगे तो वो व्यक्ति में आ जाती है। तो भाई दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही खत्म हो गए, बी और आपका डी खत्म हो गए। अब ऑप्शन जो है दो बच गए आपके, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं अधिकरण कारक, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं अपदान कारक। ठीक है, तो भाई गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन हिमालय वो किसका है? हिमालय से निकलती है। अब भाई क्या है, हिमालय से जब वो निकल रही है, जब कोई चीज किसी चीज से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पर अपदान कारक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा, और हिमालय से अगर वो निकल रही है तो वो है अपदान कारक के साथ। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न थोड़ा सी बारीकता से समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से जो है हर एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। अभी आपको देना है यूपीएसआई की परीक्षा और फिर आपको देनी है लेखपाल भर्ती। तो भाई हिंदी के ऐसे ही प्रश्न आपको तैयार करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इजी क्वेश्चन की जो है उम्मीद ना करें, इजी तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो पेपर में टफ क्वेश्चन है वो आप करें, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कारक की दृष्टि से उचित है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है कारक की दृष्टि से उचित है? सीता रमेश की पुत्री है, संबंध कारक। भाई सिंपल सी बात है, सीता का किससे संबंध है? रमेश से, क्योंकि वो उसकी पुत्री है, तो बिल्कुल सही है। भगवान राम ने वाण के द्वारा जो है रावण का वध किया था। तो भाई जब किसी के द्वारा यानी कोई चीज यूज हो जाती है वहां पर, तो वहां करण कारक होता है। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी साइन है, और हे प्रभु जब यहाँ किसी का संबोधन करते हैं तो भाई संबोधन कारक ही होगा। तो ये सभी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी में जो है सर्वनाम कुल कितने भेद होते हैं? हिंदी में
तो देखिए नीचे लिखे भी हुए हैं, हिंदी में जो सर्वनामों के भेद माने गए हैं वो माने गए हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान करें। यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान करें। तो भाई निश्चय है कि ये मेरी पुस्तक है, भाई निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। तो देखिए भाई पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो भाई ये तीनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने सेकंड बार लेकर आया हूं और यहाँ पर मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करूंगा, जो कि मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर भाई बहुत सारे लोग तो इतने अच्छे होते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है, दूसरे को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। भाई देते नहीं कि अधगत गगरी छलकत जाए, जिनको ज्ञान कम होता है ना वो उड़ते बहुत हैं, बड़बड़ाते बहुत हैं। ऐसा सुना गया है, ऐसा कहा गया है और इट्स फैक्ट, ऐसा होता है। जो कुछ नहीं होता है उसके बाद दिखावा बहुत होता है। ठीक है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो आप कभी कभी पढ़ाई करने आते हैं और वो अपना ज्ञान जब बताते हैं ना तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। समझिए क्या बोला है, संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है। संज्ञा या सर्वनाम में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं विशेष से। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं सर ये तो विशेषण होगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, संज्ञा या सर्वनाम में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष से है, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन को इस तरह समझ सकते हैं आप, लिखा क्या है, सोहना सुंदर लड़की है। क्या बोल रहे हैं, सोहना सुंदर लड़की है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण बताते हैं। तो देखिए सोहना विशेष है, सुंदर विशेषण है। तो मैंने वही तो बोला ना, संज्ञा या सर्वनाम में जिसकी विशेषता बताई जाएगी, किसकी विशेषता बताई जा रही है, सोहना की बताई जा रही है। तो सोहना क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी, और सुंदर क्या हो जाएगी, विशेषण हो जाएगा। तो भाई जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, विशेष है, और जो विशेषता बता रहा है वो है विशेषण। ये छोटा सी ऊपर नीचे का अंतर जो है वो आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी में विशेषण के कितने भेद बताए गए हैं। तो भाई देखिए हिंदी में विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें से पहला है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यह जो मलमल का गद्दा अति सुंदर है, वाक्य में विशेषण की पहचान करें। यह मलमल का गद्दा अति सुंदर है, वाक्य में जो विशेषण है वो कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए गुणवाचक है, मलमल का है तो उसका गुण क्या है, सुंदरता दिखा रहा है वो, तो ये गुणवाचक विशेषण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका मूल रूप धातु है। तो भाई हम आपको बता दें क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो देखिए भाई लिंग की दृष्टि से जितने लोग इसको पुल्लिंग कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि ये पुल्लिंग ही है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत सारे दही में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भाई ये पुल्लिंग शब्द ना कि स्त्रीलिंग। देखिए गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं और आपसे भी हो सकती हैं। मैं अपनी गलतियों को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई, क्योंकि गलतियों मान लेने से छोटा बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान हूँ, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोगों से भी हो सकती हैं, लेकिन पूरी कोशिश करें कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फिर उसका आंसर करें।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास जब मैं ये वीडियो बना रहता हूँ मेरे पे काफ़ी प्रेशर होता है हर एक क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसको समझाना और फिर सही विकल्प चुनना। कभी कभी मैं मिस कर जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, बस मिस कहाँ पर हो गया, हड़बड़ाहट में, जो कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं जो कर जाता हूँ वो आप लोग ना करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए, और जहाँ गलती होगी हमारी उसको मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा और मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप लोग भी करें। ठीक है, क्योंकि गलती मान लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से जो है किन में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो देखिए, अगर लिंग होता, वचन होता, पुरुष होता, ठीक है, तो उसे ये अविकारी शब्द कह देते हैं क्योंकि उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अगर कारक भी जुड़ जाए साथ में, ठीक है, तो फिर ये अव्यय हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो भाई लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण भी कोई जो विकार उत्पन्न नहीं होता, तो वह अव्यय होते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक से पिछले बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में कई क्वेश्चन पूछे गए, इसका वीडियो मैंने स्पेशली प्रोवाइड किया, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं अव्यय के, तो भाई देखिए अव्यय के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द का चयन करें। तो देखिए भाई, क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, हवा धीरे धीरे बहती है। ठीक है, तो जब ऐसे शब्द आ जाएंगे तो वो क्या होंगे, क्रिया विशेषण होंगे। धीरे धीरे, देखिए बहुत तेज, ये अलग 2 शब्द हो गए, अति उत्तम 2 अलग हो गए, माता पिता 2 अलग शब्द हो गए, लेकिन धीरे धीरे क्या है, दोनों एक ही वर्ड है। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके लिए सदैव बहुवचन शब्द जो होगा। तो देखिए भाई, बहुवचन शब्द क्या होगा, हमेशा इन सभी के लिए, क्योंकि बाल, प्राण और आंसू ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो भाई फास्ट रिवीजन का जो है ग्रामर के लेवल से ये मेरा 5th वीडियो था। आई होप आपको ये पसंद आएगा, कहीं मत जाइएगा, फिर से हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चैनल पर बने रहिए भाई, हम आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे ना, आप एग्ज़ाम में जाकर फिर बोलेंगे कि सर मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया था, कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस एग्ज़ाम का वेट करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।